नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ब्रिटेन को भारत का करारा जवाब। अब ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को 10 दिन आइसोलेट होना पड़ेगा। आरटीपीसीआर टेस्ट पहले से ही है जरूरी। जी हां दोस्तों, भारतीय यात्रियों पर ब्रिटेन में जारी कोरोना प्रतिबंध का भारत ने भी करारा जवाब दिया है। अब ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को भारत में 10 दिन आइसोलेट होना पड़ेगा। सरकार ने शुक्रवार को यह आदेश जारी कर दिया। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट भी करवाना होगा। आदेश के मुताबिक यात्री को वैक्सीन के डोज लगे होने के बाद भी टेस्ट कराना ही होगा। ट्रेवलर्स को यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले तक और आगमन के 8 दिन बाद आरटीपीसीआर टेस्ट कराना जरूरी होगा। यह आदेश आगामी 4 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। ब्रिटेन ने भी कोविशील्ड को मान्यता तो दे दी, लेकिन भारतीयों के लिए कुछ शर्तें जोड़ दी थी। इस पर भारत ने नाराजगी भी जताई थी। नए नियमों के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके भारतीयों को ब्रिटेन पहुंचने पर अब भी 10 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा और टेस्ट भी कराने पड़ेंगे। भारतीय नागरिकों ने ब्रिटेन के इस निर्णय को नस्लीय बताया था। इसके जवाब में ब्रिटेन ने कहा था कि उन्हें कोविशील्ड लगवाने वालों से कोई परेशानी नहीं है, वे भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भरोसा नहीं कर सकते। वहीं दोस्तों 24 सितंबर को भारत सरकार ने कहा था कि हम ब्रिटेन को उसी अंदाज में जवाब दे सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया था कि दोनों देशों की सरकारें आपस में बात कर रही हैं। उन्होंने भारतीय यात्रियों पर लगे प्रतिबंधों को भेदभावपूर्ण बताया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। 15 दिनों में नई पार्टी बनाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, किसानों के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अगले 15 दिनों में अपनी पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। सूत्रों से मिली इस खबर के मुताबिक अगर किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार से बातचीत में कोई समाधान निकल पाया तो इसी मुद्दे पर वो पार्टी चुनाव भी लड़ेगी। हालांकि अमरिंदर सिंह के पास अभी भी बीजेपी के साथ जाने का विकल्प मौजूद है। कांग्रेस को इस बात का डर है कि कैप्टन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को खतरा बताते हुए इसे मुद्दा बनाएंगे। साथ ही उनके साथ कांग्रेस के कई सांसद और विधायक भी जा सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए पंजाब जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हरीश रावत उन्हें सोनिया गांधी का साथ देने की नसीहत दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। खुफिया रिपोर्ट्स का दावा, चीनी सेना में पाकिस्तानी फौजी अफसरों की गुप्त तैनाती लद्दाख तिब्बत में पीएलए की मदद कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना के वेस्टर्न और सदर्न कमांड में पाकिस्तान के फौजी अफसरान तैनात किए गए हैं। वेस्टर्न कमांड लद्दाख जबकि सदर्न कमांड तिब्बत के इलाकों में तैनात है। भारत के रक्षा मंत्रालय और सेना की इन मामलों पर पैनी नजर है। दोस्तों खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से चीन और पाकिस्तान की इन हरकतों के बारे में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के फौजी अफसरों को इन दिनों कमांड्स के हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग दी गई है। चीन ने पिछले महीने जनरल वांग हेजियांग को वेस्टर्न थिएटर कमांड की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। महंगाई का तगड़ा झटका, 43.5 रुपए तक बढ़ गए एलपीजी सिलेंडर के दाम। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़कर रखी हुई है और एक बार फिर महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। अक्टूबर महीने के पहले दिन ही पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 43.5 रुपए की बढ़ोतरी की है। यानी अब आपके लिए रेस्टोरेंट और ढाबे आदि का खाना महंगा हो सकता है। दोस्तों इंडियन ऑयल की तरफ से जारी किए गए नए रेट्स के अनुसार अब दिल्ली में 19 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर 1736.5 रुपए का हो गया है। पहले यह सिलेंडर 1693 रुपए का मिलता था। हालांकि दोस्तों घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी प्रधानमंत्री से मिले, पीएम मोदी से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक में किसानों के मुद्दे पर चर्चा की गई। मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले साल नवंबर से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। बैठक के बाद सीएम चन्नी ने कहा कि पंजाब
पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से औपचारिक तौर पर मुलाकात हुई। लंबी बातचीत हुई। पंजाब में प्रोक्योरमेंट का सीजन शुरू हो रहा है, उसे लेकर हमने चर्चा की। मैंने मोदी जी से बोला कि 3 बिल का झगड़ा खत्म होना चाहिए। इस पर उन्होंने भी कहा कि वह भी किसानों की समस्या का हल चाहते हैं। तब मैंने किसानों से दोबारा बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान और इंडिया कॉरिडोर को दोबारा खोलने को लेकर भी हमने बात की ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। कुछ ऑर्गेनिक खेती पर भी बात हुई। मोदी जी ने प्यार दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रायगंज विधायक का बीजेपी से इस्तीफा। शुभेंदु अधिकारी बोले उन्होंने बीजेपी नेतृत्व को गाली दी, पार्टी नहीं करेगी अनुशासन से समझौता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के रायगंज से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के विधायक कृष्णा कल्याणी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में पार्टी से इस्तीफे की घोषणा की। कृष्णा कल्याणी का यह फैसला बीजेपी के जरिए रायगंज की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री देबाश्री चौधरी के खिलाफ बोलने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजे जाने के एक दिन बाद आया है। इस मामले पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पार्टी अपने अनुशासन के साथ समझौता नहीं करेगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि रायगंज विधायक को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। वह बीजेपी नेतृत्व को गाली दे रहे थे। पार्टी अपने सिस्टम और अनुशासन से समझौता नहीं करेगी। बाकी कौन रहता है और कौन छोड़ता है यह हमारी प्राथमिकता नहीं है। दरअसल दोस्तों, कृष्णा कल्याणी ने देबाश्री चौधरी पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। कृष्णा कल्याणी ने कहा कि मैं उस पार्टी में काम नहीं कर सकता जिस पार्टी में वो बीजेपी सांसद है। हालांकि उन्होंने अपने भविष्य के कदमों या किसी अन्य पार्टी में शामिल होने की योजना के बारे में कुछ नहीं कहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देहरादून एनकाउंटर केस। चौराहे पर जब युवक की एसआई से हुई बहस, पुलिस वालों ने सीने में उतार दी 22 गोलियां। जी हां दोस्तों, यह कहानी एक बेहद ही दर्द भरी कहानी है। दोस्तों, गोरखपुर में 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की हत्या का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। हालांकि पुलिस के उत्पीड़न का यह कोई पहला मामला नहीं है। देश भर में पुलिस के उत्पीड़न के इससे भी खौफनाक मामले सामने आते रहे हैं। देहरादून में हुए ऐसे ही एक फर्जी एनकाउंटर के बारे में हम आपको बताएंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। करीब दोस्तों 12 साल पहले उत्तराखंड के देहरादून में हुई एक ऐसी ही घटना ने पूरे देश को दहला दिया था। दरअसल दोस्तों, नौकरी ज्वाइन करने के लिए देहरादून गए MBA डिग्री होल्डर युवक की सड़क पार करने को लेकर एक सब इंस्पेक्टर से बहस हो गई। इससे गुस्साए सब इंस्पेक्टर ने दूसरे पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर युवक को जमकर टॉर्चर किया। पुलिस की पिटाई से जब युवक की हालत खराब हो गई तो जंगल में ले जाकर उसके सीने में 22 गोलियां दाग दी और फिर बदमाश का एनकाउंटर दिखाकर फाइल बंद कर दी। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल 3 जुलाई 2019 को देहरादून दौरे पर जा रही थी। इसके लिए पुलिस ने शहर में जगह जगह नाकेबंदी कर रखी थी। इसी दौरान उस युवक की सब इंस्पेक्टर से कुछ बहस हो गई, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर को इतना गुस्सा आया कि उसको जमकर पहले तो पीटा। जब वह मरने की हालत में पहुंच गया तो पुलिस वालों को लगा कि अब यह नहीं बच पाएगा। ऐसे में उसे जंगल में लेके गए और उसके सीने में 22 गोलियां डाल दी और उसे बड़ा बदमाश कहते हुए एनकाउंटर में मार गिराया, ऐसा कहा गया। और बकायदा बड़े बड़े पुलिस अफसरों ने इस पर खूब अपनी रोटियां सेकी और वाही भी लूटी। लेकिन जब केस CBI के पास गया तो सारी बातें सामने आ गई और जो पुलिस वाले इसमें दोषी पाए गए थे उनको सजा दी गई। 7 पुलिस वालों को तो उम्र कैद तक की सजा हो गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगले साल से महंगे हो सकते हैं कपड़े और जूते। GST काउंसिल के इस फैसले की वजह से हो सकता है ऐसा। जी हां दोस्तों, अगर आप भी नए कपड़े और जूते खरीदते हैं और पहनने के शौकीन हैं तो यह खबर आपको डरा देगी, क्योंकि दोस्तों 1 जनवरी 2022 से कपड़े पहनना और जूते खरीदना काफी महंगा होने वाला है। दरअसल GST काउंसिल ने कपड़े और जूते उद्योग के इन्वर्टेड शुल्क ढांचे में बदलाव की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर लिया है। GST काउंसिल ने 1 जनवरी 2022 से नया शुल्क ढांचा लागू करने की बात भी कही है। इसके बाद इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे कपड़े और जूते महंगे हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, कपड़े और जूते जैसे उत्पादों पर 5% GST लगता है, जबकि ज्यादा महंगे जूतों पर 18% GST लगता है। सरकार के इस निर्णय के बाद जनवरी से कपड़े की कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। GST बढ़ने के बाद कपड़े जूते के दाम बढ़ेंगे, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एम्स निदेशक ने दी त्योहारों पर सावधानी की सलाह। 6 से 8 हफ्ते सतर्क रहें तो कम होंगे कोविड के मामले। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने त्योहारों के दौरान कोविड-19 को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हम सावधान रहें तो संक्रमण के कुल मामलों में कमी आ सकती है। हालांकि शुक्रवार को महामारी के खिलाफ जंग में अच्छी खबर भी आई है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 रिकवरी रेट 97.86% दर्ज
दर्ज की गई। यह आंकड़ा मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। दोस्तों, समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में डॉक्टर गुलेरिया ने कोरोना से बचाव को लेकर 6 से 8 हफ्तों को काफी अहम बताया है। उन्होंने कहा है कि त्योहार के मौसम में हमें सतर्क रहना होगा। अगर हम अगले 6 से 8 हफ्ते सावधान रहते हैं तो हम कोविड-19 के कुल मामलों में गिरावट देख सकेंगे। इससे पहले भी एम्स निदेशक त्योहारों के दौरान सावधान रहने की सलाह दे चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 21,94,56,000 को पार कर गया, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 45,47,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। फिलहाल दोस्तों इस वक्त तक भारत में इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,37,66,000 को पार कर गया, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,48,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। फिलहाल दोस्तों केरला राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है। केरला में हर रोज 15 से लेकर 20,000 के बीच में नए मरीज सामने आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट। देश के 7 राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का है अलर्ट, चक्रवाती तूफान भी आएगा। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 7 राज्यों के लिए अपने मौसम अनुमान में यह बात कही है कि 4 अक्टूबर तक देश के करीब 7 राज्यों में गंभीर चक्रवाती तूफान शाहीन के चलते बारिश होगी। इसमें कहा गया है कि अगले 24 घंटों में एक गंभीर चक्रवाती तूफान शाहीन में तेजी आने की उम्मीद है। IMD बुलेटिन में बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। वहीं दोस्तों खबर के मुताबिक IMD ने इसके अलावा उत्तरी अरब सागर के मध्य भागों में चक्रवाती तूफान शाहीन के लगभग पश्चिम की ओर बढ़ने की बात कही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, SRCC हिंदू कॉलेज समेत 6 कॉलेजों की कट ऑफ गई 100% के पार। DU की पहली लिस्ट भी हुई जारी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए शुक्रवार को पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी, जिसमें SRCC और हिंदू कॉलेज जैसे कम से कम 6 कॉलेज हैं, जहां से कई कोर्सेज के लिए कट ऑफ 100% है। दोस्तों DU से एफिलेटेड श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने इकोनॉमिक्स और BCom में हिंदू कॉलेज, और रामजस कॉलेज ने पॉलिटिकल साइंस में हिंदू कॉलेज, और SGTB खालसा कॉलेज ने BCom में, हंसराज कॉलेज और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ने कंप्यूटर साइंस में, और GS एंड मेरी कॉलेज ने साइकोलॉजी कोर्सेज में 100% कट ऑफ की घोषणा की है। दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलेट कॉलेज के प्रिंसिपल्स का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कट ऑफ अधिक होने की संभावना है, क्योंकि CBSE की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 70,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 95% से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्ष 2020 में लेडी श्री राम कॉलेज ने 3 पाठ्यक्रमों इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी में BA के लिए 100% कट ऑफ जारी की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को मिली जान से मारने की धमकी, मामला हुआ दर्ज। जी हां दोस्तों, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद से आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने पार्टी के विधिक सलाहकार की तहरीर पर मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल आजाद समाज पार्टी के विधिक सलाहकार संदीप कंबोज ने जिले के पहतापुर थाने पर एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने पंकज धौरैया पर धमकी देने के आरोप लगाते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पंकज धौरैया राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के अध्यक्ष बताए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। SP देहात अतुल शर्मा ने बताया कि फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हुआ था। एक व्यक्ति है जो हाथरस का बताया जा रहा है, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को जान से मारने की धमकी देते दिखाई दे रहा है। उस व्यक्ति के खिलाफ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा तहरीर दी गई है। हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और विधिक कार्यवाही की जा रही है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट और बार रात 1:30 बजे तक खोलने की मिले इजाजत, संगठन ने सीएम उद्धव ठाकरे से की मांग। जी हां दोस्तों, एक और मुंबई में उद्योग धंधे फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं, ऑफिस खुल चुके हैं। वहीं दूसरी ओर मुंबई के रेस्टोरेंट्स और बार अभी भी रात 10 बजे बंद करने के सरकारी नियम है। ऐसे में होटल रेस्टोरेंट के एसोसिएशन आहार ने सरकार से मांग की है कि रात 10 की बजाय नियम बदलकर पहले की तरह रात 1:30 बजे तक होटल और रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दी जाए, ताकि भारी घाटे में चल रहे इस क्षेत्र में व्यापारियों और व्यवसायों को कुछ राहत मिल सके। कोरोना वायरस के दौर में जिन सेक्टरों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है उनमें से एक हॉस्पिटलिटी सेक्टर भी है। मुंबई में कई बार और रेस्टोरेंट बंद हुए हैं, हजारों लोग बेरोजगार हुए हैं। अब जबकि अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, आम जनजीवन सामान्य हो रहा है, ऐसे में आहार की मांग है कि रेस्टोरेंट को रात 1:30 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाए। उनका कहना है कि रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट चलाकर व्यवसायी कोई लाभ नहीं ले रहे हैं, बैठे हुए बस जैसे तैसे सरवाइव कर रहे हैं। कर्मचारियों की सैलरी लागत निकालना मुश्किल हो रहा है। आम आदमी अपनी नौकरी करके ट्रैफिक के बीच 8 बजे घर जाता है, 9 बजे के बाद ही उसके डिनर का प्लान बनता है और 10 बजे तक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। ऐसे में 10 बजे बंद करना घाटे का सौदा है। अपनी दिक्कतों की जानकारी देने के लिए संगठन के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और टूरिज्म मंत्री आदित्य ठाकरे सहित प्रशासन के बड़े अधिकारियों से हाल ही में मुलाकात भी की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाटा सन्स को अभी नहीं मिली है एयर इंडिया की कमान, वित्त मंत्रालय ने बिक्री की खबरों को किया खारिज। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स की ओर से सबसे बड़ी बोली लगाई गई है और कंपनी के हाथों में अब एयर इंडिया की कमान चली गई है। वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव की ओर से एक ट्वीट के जरिए तमाम खबरों को गलत बताया गया। ट्वीट में कहा गया है कि जब फैसला लिया जाएगा तो मीडिया को सरकार के फैसले से अवगत करा दिया जाएगा। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार ने अभी तक एयर इंडिया के लिए वित्तीय बोलियों को मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि एयर इंडिया विनिवेश मामले में भारत सरकार द्वारा वित्तीय बोलियों को मंजूरी देने वाली मीडिया रिपोर्ट गलत है। मीडिया को सरकार के फैसले के बारे में बता दिया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि टाटा सन्स कर्ज में डूबी सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि बोली को अभी तक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने मंजूरी नहीं दी है। इस मामले के जानकार सूत्रों ने कहा है कि टाटा सन्स और स्पाइस जेट के प्रवर्तक अजय सिंह की वित्तीय बोलियों को कुछ दिन पहले खोला गया और बुधवार को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में विनिवेश पर सचिवों के मुख्य समूह ने इसकी जांच की है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।